गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अपना जो मेन चार्ज बॉन्डिंग थे, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बार बार लगने वाली चीजें इसलिए पहले ले लिया। बचे हुए जो है वो जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे लेते जाएंगे। बट ये जो एसेंशियल था, ये हमारा अब आज से हम जो नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ये हमारा अब 11th का सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन इज ओवर। जितनी ट्रिक दिया उतनी फॉलो करो एंड गो अहेड। सेम यहां पे मैंने इस चैप्टर चालू होने के पहले ही केमिकल बॉन्डिंग का मतलब आपको बता दिया था कि केमिकल बॉन्डिंग इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड द एटम्स टुगेदर विद इन द मॉलिक्यूल और इन बिटवीन द मॉलिक्यूल। फिर यहां पे बताया कि देयर आर टू टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, इज इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग एंड इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। उसकी भी डेफिनेशन बता दिया था। व्हाट इज इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड द एटम्स टुगेदर विद इन द मॉलिक्यूल। और इंटरमॉलिक्यूलर केमिकल बॉन्डिंग में बताया था इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड द एटम्स टुगेदर इन बिटवीन द मॉलिक्यूल। फिर इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग के 4 बॉन्डिंग बताए थे, मेटालिक, आयोनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट। और इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग के 4 बताए थे, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायपोल अट्रैक्शन, लंडन फोर्सेस और वंडर वॉल फोर्सेस। और ये हमने सीरियली अरेंज करके लिखा है अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ। इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन द इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर में कौन सा सबसे स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, वो सीरियल अपने लगा करके। तो ये परमानेंट ध्यान में रखना, बार बार पढ़ाए नहीं जाएंगे। अब हमें ये सारे केमिकल बॉन्डिंग्स हमारे हो गए, आयनिक बॉन्ड हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। आयनिक बॉन्ड के लिए हमने बता दिया था कि बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू वन अदर एटम, दैट इज स्पेशली इन बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल। जो लेता है वो नॉन मेटल, जो देता है मेटल। So ionic bond is formed between the strong electropositive element and strong electronegative element. Strong electropositive means जो strongly electron donate करता है वो, और strong electronegative बोले तो जो strongly attract करता है वो। और इसलिए मेटल नॉन मेटल नहीं बोला तो दूसरा वर्ड यूज कर सकता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिव, जितना डिफरेंस उसमें ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा स्ट्रांगली आयनिक बॉन्ड बनेगा। सो हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके बीच में जो होता है वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड होता है। और जैसे जैसे वो पास पास में आ रही, इधर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो रही, उधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही, वैसे वैसे वो कोवेलेंट में कन्वर्ट होता है। यानी एवरी बॉन्ड हैविंग आयोनिक कैरेक्टर एज वेल एज कोवेलेंट कैरेक्टर डिपेंड हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ दैट कैरेक्टर इज देयर। अगर मान लो आयोनिक कैरेक्टर मोर देन 50% है तो कंपाउंड विल कंसिडर एज आयोनिक कंपाउंड, और कोवेलेंट कैरेक्टर इज मोर देन 50% है, इट इज कंसिडर एज ए कोवेलेंट कंपाउंड। तो देखेंगे अपन जैसे जैसे अपने को जरूरत पड़ेगी। जैसे मैंने कल कहा था कोवेलेंट में 2 आते, पोलर कोवेलेंट, नॉन पोलर कोवेलेंट। नॉन पोलर कोवेलेंट ये परफेक्ट कोवेलेंट है, लेकिन पोलर कोवेलेंट में पोलैरिटी कितनी है वो देखनी पड़ेगी। अगर मोर देन 50% हो जाती है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड कंसिडर किया जाता है, ये ध्यान में रखना। अब पहला आता है यहां पे, ये सारा बेसिक अपन इसका कल पढ़ लिया था, 2 लेक्चर में पढ़ लिया। अब सीधा आता मैं ऑक्टेट रूल। ये अपन इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, दैट इज गिवन बाय द लेविस एंड कोसेल। अब इसका क्या कहना था, तो अपन ने कहा था जैसे यहां पे Na+ है और Cl- है। अकॉर्डिंग टू लेविस एंड कोसेल इसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूशन है 281। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है तो डिस्ट्रीब्यूशन है 287। इसकी बात करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन है अनपेड और 7 इलेक्ट्रॉन है तो इट हैज 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन और 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो सारा बेसिक जो पढ़ाया गया वो आपके ध्यान में चाहिए। और हमें मालूम है कि ये सोडियम का भी वैलेंशियल इनकम्प्लीट है और क्लोरीन का भी वैलेंशियल इनकम्प्लीट है। और अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल ईच एंड एवरी एटम विल बी स्टेबल ओनली व्हेन they have either their valence shell completely filled or having minimum 8 electron in the valence shell। समझ में आया? तो अब वही यहां पे, तो इसका वैलेंस शेल 3rd है तो इसको कंप्लीटली फिल होने के लिए 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो है ही नहीं तो कम से कम 8 करना चाहेगा।
इसके पास भी ये थर्ड शेल है, मिनिमम 18 चाहिए, नहीं है तो 8 करना चाहेगा। तो अब क्या होता है, ये नियॉन जैसे बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये आर्गन जैसे बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये सारा हो गया अपना। और इसलिए यहां पे नया जो आएगा, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, और इसलिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 2 8, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 2 8 8, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गया। तो ये जो बॉन्ड बना ये हमारा आयोनिक बॉन्ड है, दिस इज द आयोनिक बॉन्ड। बट क्या हुआ ड्यूरिंग द, अभी हमने आयोनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड उसको नाम नहीं देना, इन जनरल बात करना है। तो ये जो बॉन्ड बना, तो एक जन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, एक जन ने गेन किया। एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल लेता 2 क्लोरीन के बीच में का, इसका भी एटॉमिक नंबर 17 है, 287, इसका भी 287। यहां पे भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है और 3 लोन पेयर है, यहां भी एक अनपेड 3 लोन पेयर। तो अकॉर्डिंग टू रूल दोनों भी अनस्टेबल है, क्योंकि दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो क्या करते बोला था, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते, और फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन का, ये दूसरा क्लोरीन ये है, और ये 3 लोन पेयर तो है ही इनके पास। तो ये भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ये भी करता है, ये बॉन्ड बन जाता है। और इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 2 8 8, और इसका भी हो गया 2 8 8, क्योंकि 2 4 6 और 2 8, 2 4 6 और 2 8। अरे हर हालत में लेविस और कोसेल का कहना है कि योर मॉलिक्यूल विल बी स्टेबल ओनली व्हेन, योर मॉलिक्यूल विल बी स्टेबल ओनली व्हेन योर द वैलेंस शेल ऑफ और एटम शुड हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन। लेविस और कोसेल का अपना कहना था कि आपका मॉलिक्यूल तभी स्टेबल रहेगा जब आपके मॉलिक्यूल के हर एक एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। हम हमारे मन से नहीं बोल रहे, जो लेविस और कोसेल ने बोला वो। तो वंस अगेन पहले जनरल डिस्कशन करें, तो लेविस और कोसेल का क्या कहना पड़ा कि मॉलिक्यूल विल बी स्टेबल ओनली व्हेन each and every atom of the molecule should have 8 electrons in their valence shell. That's all. अब यहां ये दोनों केसेस में ठीक है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट है ना, दिस इज स्टेबल अकॉर्डिंग टू 8। अब स्टेटमेंट क्या है, तो पहले पता था बाद में लिखना। ये आयोनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन उसने आयोनिक बॉन्ड नहीं बोला, उसने कोवेलेंट नहीं बोला, सारे बॉन्ड को उसने एक ही नाम दिया, केमिकल बॉन्ड, क्योंकि केमिकल बॉन्ड के अंदर ही सारी लिस्ट आती है अपनी। सो अकॉर्डिंग टू दैट लेविस एंड कोसेल ऑक्टेट रूल, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड atoms can lose, gain or share the valence electron so that their valence shell contain 8 electron and attain the stable electronic configuration of nearest inert gas. So this is the statement given by the Lewis and Cossel. So what is the statement given by the Lewis and Cossel? During the formation of chemical bond, atoms can lose, gain or share the valence electron so that their valence shell contain 8 electron and attain the stable electronic configuration of nearest inert gas. Okay, so write down the octet rule. Octet rule. During the formation of chemical bond, during the formation of chemical bond, atoms can lose, gain or share the valence electron. Atoms can lose, gain or share the valence electrons so that their valence shell contain 8 electron, so that their valence shell contain 8 electron and attained the stable electronic configuration of nearest inert gas or nearest inert element. नियरेस्ट इनर्ट गैस बोलो या नियरेस्ट इनर्ट एलिमेंट बोलो। ओके, और ये 2 एग्जांपल लिख डालो उसके नीचे।
राइट डाउन फास्ट। यानी जब भी आपको बोला कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द ऑक्टेट रूल, तो स्टेटमेंट देना और ये दो एग्जांपल देना है वहां पे। जैसे मैंने राउंड किया है वैसे ही करना होगा। या NaCl लिखते हो अपन कभी भी प्लस माइनस लिखते नहीं, बट देयर इज ऑलवेज प्लस एंड माइनस। ओके, नाउ स्विच ऑन टू दी ड्रॉबैक्स ऑफ द ऑक्टेट रूल। अब इसके क्या क्या लिमिटेशंस है, क्या क्या शॉर्टकमिंग्स है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, वो देखना है और वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। दैट इज limitations of octet rule। इसमें देखो अलग अलग नाम से पूछा जा सकता है। मैंने लिमिटेशन बोला, कभी कभी बोला जाएगा व्हाट आर द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द ऑक्टेट रूल, कमियां क्या है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द ऑक्टेट रूल। तो हमें लिमिटेशन, डिसएडवांटेजेस, ड्रॉबैक ये शब्द पॉपुलर है, लेकिन शॉर्ट कमिंग से हमारा रेगुलर वर्ड नहीं है। तो शॉर्ट कमिंग्स भी बोला काय का भी, तो समझ जाना हमें वो डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशन, ड्रॉबैक पूछ रहा है। तो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। तो नंबर 1 ड्रॉबैक उसका क्या है वो देखते अपन। तो हमें पहले एक सिंपल भाषा में समझ लेना है कि लेविस और कोसेल का कहना क्या था, आपका मॉलिक्यूल तभी परफेक्टली स्टेबल रहेगा जब उस मॉलिक्यूल के हर एक एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर नहीं है तो उसका कहना है कि ऐसे मॉलिक्यूल बनेंगे भी नहीं और स्टेबल रहेंगे भी नहीं। अब देखते हैं अपन। तो पहला एग्जांपल लेता मैं BF3। अब तुम्हें थोड़ा सा लेविस डॉट और लेविस डैट स्ट्रक्चर बनाते आना चाहिए, वो मैं भी अभी सिखाऊंगा। वैसे तुम्हें सिंपल है। तो कल मैंने कहा क्या कि जब भी आपको कभी लेविस डॉट और लेविस डैश ये स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहला काम है सेंट्रल एटम को सिलेक्ट करना। कल मैंने ऑलरेडी कल के लेक्चर में आपको बताया कि हाउ वी हैव टू सिलेक्ट द सेंट्रल एटम। तो हमने कहा है कि हमारे मॉलिक्यूल में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, वो वहां का सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के लिए और भी रूल है। लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहिए, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, उसकी साइज लार्जेस्ट होना चाहिए, बहुत सारे रूल है। बट अपन फिलहाल अपने काम का एक ही रूल है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम वो हमारा सेंट्रल एटम। अभी फिलहाल इतना ही है। जैसे जैसे अपन हायर लेवल पे जाएंगे वैसे वैसे उसमें एडिशन करते रहेंगे। अब यहाँ पे फ्लोरीन है, नॉन मेटल, बोरान है हमारा मेटेलॉइड। एक्चुअली मेटेलिक कैरेक्टर इज टू मच हियर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरान की कम है, फ्लोरीन की ज्यादा है, क्योंकि अपन ने ऑर्डर देखा है कि नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट रहती है और मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम रहती है। अब बोरान की बात करेंगे तो ये बोरान हो गया। जैसे ही हमने बोरान को अलग कर दिया, इमीडिएटली इसके वैलेंस शेल में कितने अनपेड और कितने लोन पेयर है ये खेल खेलते आना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि बेसिक पक्का चाहिए। तो बोरान क्या, आपने एक सेंटेंस लिख के दिया कि मेटल एंड मेटेलॉइड नेवर कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इन देयर वैलेंस शेल आर अनपेयर्ड। और नॉन मेटल के पास 100% क्या होती है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पक्की होती है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बना के दिए अपन ने। तो हमने पेयर इलेक्ट्रॉन बना के दिए। जैसे हमने कहा था नाइट्रोजन फॉस्फोरस हैविंग 3 अनपेयर्ड 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन सल्फर हैविंग 2 अनपेयर्ड 2 लोन पेयर, एंड ऑल हेलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हैविंग 1 अनपेयर्ड एंड 3 लोन पेयर। ये दिमाग में फिट ही रखना। तो हमारा ये नॉन मेटल में है नहीं। तो बोरान की वैलेंसी है 3 और अपने मालूम एटॉमिक नंबर है 5। पहले शेल में जाते 2, दूसरे में आते 3, तो तीनों की तीनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो ये हो गए डॉट 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब 3 फ्लोरीन आ रहे हैं यहाँ पे, एक फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन और ये तीसरा फ्लोरीन।
अब हमें मालूम है कि फ्लोरीन हेलोजन है, उसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से एक अनपेयर्ड है। अब इसको स्टार करता हूं, तो एक लोन पेयर, ये दूसरी लोन पेयर और ये तीसरी लोन पेयर। सेम है आपके एक अनपेयर्ड और ये 3 लोन पेयर। सेम है आपके एक अनपेयर्ड और 3 लोन पेयर। अब अच्छी तरह से मालूम है कि फ्लोरीन इज द नंबर 1 क्या बोलते हैं आतंकवादी है, लूटने में एक्सपर्ट है। तो ये भी ऐसे नहीं छोड़ते, नहीं तो एक इलेक्ट्रॉन ही इसने ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। और फिर बोरान भी 100% हमने कहा मेटल नहीं है, वो मेटलॉइड की कैटेगरी में जाता है। तो ये भी बंदा उसके इलेक्ट्रॉन एक एक अपने तरफ छीन लेता है, लाइक दिस। और इस तरीके से एक बार समझा यहां पे। अब तो हमें देखते से ही बताते आना चाहिए कि बोरान ने कितने बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड के हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, ये एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 6 और लोन पेयर उसके पास है नहीं। यानी इस मॉलिक्यूल में बोरान के वैलेंस शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। यानी एटम में अलग और मॉलिक्यूल में अलग। जैसे एग्जांपल के तौर पे इंसान की बैचलर लाइफ अलग और मैरिज लाइफ अलग। इंसान वही रहता है लेकिन बिहेवियर बदल जाते हैं। जब बैचलर रहता है तो अपना मन मर्जी करता है, जब से मैरिज हो जाता है तो बन जाता है, तो उसके रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं उसको। तो अभी हमारा ये फैमिली वाला है। अकेला बोरान जो है 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन लेके बैठा रहेगा, उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन BF3 में बोरान के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो यहां पे शेयरिंग कर रहा है। ओके, क्योंकि ये भला ही मेटल होगा, लेकिन हमने कहा था ये महाकंजूस मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन देता नहीं आसानी से। और इसलिए जब फ्लोरीन खींचना चाह रहा है तो वो भी उसकी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपने ताकत के बलबूते, जबकि पॉसिबल नहीं है तो भी खींच रहा है। और हमें मालूम है कि अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉन विल बी मोर टुवर्ड द फ्लोरीन एज कंपेयर टू बोरान, बट दैट इज डिफरेंट थिंग। अब यहां पे बोरान जो सेंट्रल एटम है, इसने 3 बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। हाँ, तीनों फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि 3 लोन पेयर के 6 और 2 8, ये 3 लोन पेयर के 6 2 8, 3 लोन पेयर के 6 2 8, क्या भी हिसाब कर सकते हैं। हर एक फ्लोरीन ने एक एक बॉन्ड बनाया, तो हर एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, और हर एक फ्लोरीन के पास अपने अपने 3 लोन पेयर होते हैं, 3 लोन पेयर और एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 8 8 है। तो BF3 के हिसाब से अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल ये मॉलिक्यूल बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहां बोरान का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। और दूसरी बात, बना तो ये स्टेबल नहीं होना चाहिए। लेकिन हकीकत ऐसे है कि ये मॉलिक्यूल बनता भी है और कंपैरेटिवली काफी स्टेबल भी है। और यहां पे हमारा ये फेल हो गया है। पहला रूल अपना लिमिटेशन रहेगा कि ऑक्टेट रूल फेल्स टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंपाउंड। पहला लिमिटेशन लिख डालो, इट फेल्स टू एक्सप्लेन the formation and stability of incomplete octet compound. Incomplete octet compound. अब ये एग्जांपल लगे तो लिखता रहे, BF3 ये ऐसा लिखो और ऐसा लिखो। यानी अपने को जो पूछा कि भाई ये दिस इज कॉल्ड लेविस डॉट स्ट्रक्चर और इसका लेविस डैश स्ट्रक्चर है, बी डैश बोले तो बॉन्ड, एफ एफ एफ, दिस इज लेविस डॉट स्ट्रक्चर एंड दिस इज लेविस डैश स्ट्रक्चर। ये आपको एक एक मार्क के लिए पूछी जाती है, तो यू शुड बी एबल टू राइट। ओके, लेकिन क्लियर कट दिखना चाहिए ऐसे इलेक्ट्रॉन, जैसे सर्कल करके लिखे, यू राइट देम दैट। ओके, उसके नीचे ही इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंपाउंड की डेफिनेशन लिख डालो।
क्योंकि हमें अगर पूछा है व्हाट इज द इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंपाउंड, तो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंपाउंड बोले कुछ बोले तो हमने उसका 6 सेंट्रल एटम चेक करना। अगर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट यानी लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन अगर है तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन है तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट, और एग्जैक्टली 8 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट कंप्लीट। अब यहाँ पे सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसलिए ये कंपाउंड क्या में गया इनकम्प्लीट कंपाउंड में, यानी हमारे इसमें ये गरीब कंपाउंड हुआ, हमारे इसमें ये भिखारी हो गया, क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं थे, जहां जहां जाएगा भीख मांगेगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ओके, डेफिनेशन लिखो इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंपाउंड, सिर्फ सेंट्रल एटम चेक करने की आदत डालना। राइट डाउन, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as, it is defined as a compound, it is defined as a compound in which central atom having, in which central atom having less than 8 electron in its valence shell. It is defined as a compound in which central atom contain less than 8 electron in its valence shell. Or according to that Lewis and Cousel, such type of compound should not be formed. और बन भी गए तो that compound is unstable, but actually this compound is stable. अनदर एग्जाम्पल लेते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंपाउंड का, तुम भी ले सकते हैं। सपोज मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया AlCl3, तो यहां तुरंत बता सकते हैं अपन कि यहां पर सेंट्रल आइटम है एल्यूमिनियम, बॉन्ड बनाए 3 बॉन्ड के हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम के पास लोन पे रहती नहीं, और इसलिए यहां पे तो इस तरीके से यहां पर हेलो, तो इस तरीके से यहां पे हमारा ये फटाफट कैलकुलेशन करके आना चाहिए कि एल्यूमिनियम सेंट्रल एटम है, 3 बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड के हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, लोन पे रहे नहीं, यानी एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। ओरिजिनल आइसोलेटेड जो एटम था तो एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 3 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मॉलिक्यूल में 6 हो गए। और ड्रॉ करो बोला तो एल्यूमिनियम ये 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन और 3 Cl है, और हर एक Cl के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से एक अनपेड है और ये 3 लोन पेयर है, एक अनपेड है, 3 लोन पेयर है, यहां पे भी एक अनपेड है और 3 लोन पेयर है। और फिर यहां से ये क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, एक क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इस क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, साथ में एल्यूमिनियम भी इसका 1 इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचने की कोशिश करता है, क्योंकि एल्यूमिनियम भले ही मेटल है बट साइज उसके कम होने की वजह से थोड़ा सा कंजूस नेचर में जाता है, लो स्लोली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तीनों के तीनों। तो अभी अकॉर्डिंग टू लेविस और कोसेल चल रहा है, आगे इसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स है, एक थ्योरी फेल हुई कि दूसरी थ्योरी आती है। तो एल्यूमिनियम ने यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाया था, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, लोन पे रही नहीं, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट 2 4 6 8, यहाँ पे 2 4 6 8 और यहाँ पे 2 4 6 8। लेकिन घर का मालिक इनकम्प्लीट है तो पूरे मॉलिक्यूल को इंप्लीट किया जाता है, भला इनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा दे डोंट काउंट। और डॉट स्ट्रक्चर का डैश स्ट्रक्चर बोले तो क्या आएगा Al, और ये 3 बॉन्ड Cl Cl Cl। तो इस तरीके से अब हमें हर बार लेविस डॉट एंड डैश स्ट्रक्चर तो बनाते आना चाहिए, लेकिन ये हर वक्त बनाते ना देखते हुए डायरेक्ट कैलकुलेशन करते आना चाहिए। तो इस तरीके से BF3 हो गया, AlCl3 हो गया। तो BF3 is an incomplete octet compound, AlCl3 is an incomplete octet compound, ZnCl2 is incomplete octet compound, क्योंकि Zn is the central atom, 2 बॉन्ड बनाए, 2 बॉन्ड के हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर मेटल के पास रहती नहीं है। So all these are the incomplete octet compound, और इसलिए जितने भी दुनिया के इनकम्प्लीट का ऑक्टेट कंपाउंड है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल,
ऐसे कंपाउंड बनने भी नहीं चाहिए और स्टेबल भी नहीं होना चाहिए, जबकि ऐसे कंपाउंड बनते भी है और काफी हाई लेवल तक के, काफी हद तक के स्टेबल भी रहते। तो यहां हमारा ऑक्टेट रूल पहला फेल हो गया। अब दूसरा रूल देखते। तो पहला लिमिटेशन क्या लिखा, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंपाउंड। डेफिनेशन क्या लिखी इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंपाउंड की, इट इज ए कंपाउंड इन विच सेंट्रल एटम हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। अब सेकंड ड्रॉबैक लिखते अपन, पहले समझा देता फिर लिखेंगे। नाउ सेकंड ड्रॉबैक, सपोज मैंने यहां पे PCl5 नाम का मॉलिक्यूल लिखा। अब एक थोड़ा सा, चलो आगे बताता, फास्फोरस का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया अपन तो एटॉमिक नंबर है 15 और अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल अगर लिखता हूं इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 अरे 3 अनपेड रहते, इसको भी और सोले अपन 3px1 3py1 एंड 3pz1 अकॉर्डिंग टू हुंड्स एंड पॉली। तो ये वैलेंस शेल है, तो फास्फोरस के वैलेंस शेल में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहती है और थर्ड शेल में एक डी ऑर्बिटल भी रहता है जो खाली पड़ा हुआ है। सिर्फ अभी काम का जितना है उतना बता रहा, जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल रहते, वैकेंट यानी खाली डी ऑर्बिटल रहते, तो ये लोन पेयर में का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो वैकेंट डी ऑर्बिटल में जाके अनपेड बना सकता है। लेकिन जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है वो लोन पेयर का कन्वर्शन अनपेड में नहीं कर सकता है। ओनली दोज एटम कन्वर्ट द लोन पेयर इनटू अनपेड विच हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो फास्फोरस के पास से क्योंकि डी ऑर्बिटल चालू होता है थर्ड शेल ऑनवर्ड, तो पहले 10 एलिमेंट में डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है और पहले 10 एलिमेंट में अगर डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है तो उनकी लोन पेयर अनपेड में कन्वर्ट नहीं होती। जैसे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है वो ऐसी रहेंगी, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है वो ऐसी रहेंगी, फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर वैसी रहेंगी। लेकिन फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन इनके पास भी 1 2 3 रिस्पेक्टिवली लोन पेयर है, लेकिन वो अपनी लोन पेयर को अनपेड में कन्वर्ट कर सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। और आगे के लिए आपको बताता था कि बॉन्ड बनाते वक्त अनपेड इलेक्ट्रॉन होना कंपलसरी है, आगे देखेंगे उसको अपन। अब यहां पे इसकी बात करते हो। अब फास्फोरस PCl5 जब बोला मैंने तो आपको भी मालूम है कि फास्फोरस की वैलेंसी कितनी है 3, बॉन्ड कितने बनाने चाहिए 3, बनाए कितने 5, यानी उसने अपने वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बनाए। जैसे उसने वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बनाया समझ जाना उसने अपनी लोन पेयर टेम्पररी बेसिस पे डोनेट किए, क्योंकि बिना लोन पेयर दिए बॉन्ड बनते ही नहीं एडिशनल। अब यहां पर सेंट्रल आइटम है फास्फोरस, एक लोन पेयर थी और ये 3 अनपेड है, लेकिन यहाँ पे 5 क्लोरीन को 5 बॉन्ड चाहिए और हर एक को अपने को एक इलेक्ट्रॉन देना है, तो ये पेयर को अनपेड में कन्वर्ट किया जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो एक क्लोरीन आता है यहाँ पे, एक क्लोरीन आता है यहाँ पे, एक क्लोरीन आता है यहाँ पे, एक क्लोरीन आता है यहाँ पे और एक क्लोरीन आता है यहाँ पे। एक अनपेड, ये 3 लोन पेयर, यहाँ पे एक अनपेड, वापस ये 3 लोन पेयर, यहाँ पे एक अनपेड है, वापस 3 लोन पेयर, यहाँ पे भी एक अनपेड और ये 3 लोन पेयर, यहां पर भी एक अनपेड और 3 लोन पेयर। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन यहां से खींचता है, ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ये खींच देता है, ये यहां पे खींचता है, ये अट्रैक्ट कर लेता है और ये अट्रैक्ट करता है। 5 क्लोरीन ने 5 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के लूट लिए, तो फास्फोरस भी नॉन मेटल है तो वो लड़ेगा, तो ये भी इनका एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहता है, वहां इलेक्ट्रॉन की खींचातानी चल रही है, तो ये एक बॉन्ड हुआ, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, ये चौथा बॉन्ड, 5वां बॉन्ड। अब फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए देखो आप, एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8 और 10, यानी मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस शेल में आप, यानी इट इज एक्सपांडेड ऑक्टेट कंपाउंड हो गए। हालांकि हर एक क्लोरीन का लोन पेयर के हिसाब से देखा 6 और 2 8, 6 और 2 8, 6 और 2 8, सारे क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन फास्फोरस का ऑक्टेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें,
and that's why it is a case of expanded octet compound. तो लेविस का यही कहना है यहां पे कि ऐसे कंपाउंड भी कभी नहीं बनेंगे, और बने भी तो ये कभी भी स्टेबल नहीं होंगे। और इसलिए यहां पे ये ख्याल में रखना है कि अकॉर्डिंग टू लेविस एंड कोसेल ऑक्टेट रूल PCl5 कंपाउंड कैन नॉट बी एग्जिस्ट, और अगर बनता भी है तो इट इज नॉट स्टेबल। यानी अपना नेक्स्ट रूल है, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ एक्सपांडेड ऑक्टेट कंपाउंड। ओके, सो राइट डाउन दैट रूल। राइट डाउन, इट इज सॉरी, पहले ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन, इट फेल्स टू एक्सप्लेन, it fails to explain the formation and stability of expanded octet compound. It fails to explain the formation and stability of expanded octet compound. ओके, और एग्जाम्पल लिख डाला यहां पे PCl5, और ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया, लेविस डॉट, और इसका लेविस डैश इस टाइप से, दिस इज लेविस डैश, राइट ना। ये सर्कल प्रॉपरली ड्रॉ करना है। ओके, अनदर एग्जाम्पल देखा था, suppose I am taking the another example SF6। अब बिना ड्रॉ करे पहचानते आना चाहिए, Who is the central atom? सल्फर, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सल्फर की कम है। अब सल्फर के बारे में हमें यह जानकारी है कि सल्फर की वैलेंसी है 2, तो उसने बॉन्ड कितने बनाने चाहिए? सिर्फ 2, बनाए कितने हैं? 6। अरे सीधा सीधा एक और बात बताता कि अगर कोई भी एटम अपने वैलेंसी की इतने बॉन्ड बनाता है तो उसके पास अगर लोन पेयर होंगी तो वो सही सलामत है। अगर नंबर ऑफ बॉन्ड इक्वल्स टू वैलेंसी है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगी तो सही सलामत है। लेकिन अगर वो वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बनाता है तो समझ जाना उसकी लोन पेयर लॉस होना शुरू होगी। अब ये जो मैं काउंटिंग बताऊंगा ये ध्यान में रखना, अगर उसके पास लोन पेयर है तो की बात, लोन पेयर है नहीं तो उसको एडिशनल बॉन्ड बना ही नहीं सकता, वो जितनी वैलेंसी रहेंगे उतनी बनाएगा। अगर वो वैलेंसी से एक बॉन्ड ज्यादा बनाता है तो एक लोन पेयर गई। वैलेंसी से अगर 2 बॉन्ड ज्यादा बनाता है तो भी एक ही लोन पेयर गई, क्योंकि एक पेयर 2 बॉन्ड बना सकते हैं। अभी जो बताया था मैंने, एक पेयर तोड़ के एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लिया, दूसरे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, जस्ट पहले एग्जांपल में, और इसलिए एक लोन पेयर 2 बॉन्ड बना सकती है एडिशनल। और इसलिए वैलेंसी से एक बॉन्ड ज्यादा हुआ तो एक लोन पेयर गई, वैलेंसी से 2 बॉन्ड ज्यादा बनाए तो भी एक लोन पेयर गई, वैलेंसी से 3 बॉन्ड ज्यादा बनाए 2 लोन पेयर लॉस हो गई, वैलेंसी से 4 बॉन्ड ज्यादा बनाए तो भी 2 लोन पेयर गई, वैलेंसी से 5 बॉन्ड ज्यादा बनाए तो 3 लोन पेयर गई, वैलेंसी से 6 बॉन्ड ज्यादा बनाए तो 3 लोन पेयर गई। और 3 लोन पेयर के ऊपर चौथी लोन पेयर है नहीं, तो इसलिए वो उससे ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता। वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बना के वो 6 बॉन्ड बना सकता है 3 लोन पेयर के, इससे ज्यादा बॉन्ड कोई नहीं बना सकता। अब सल्फर के बारे में हमें मालूम है कि सल्फर के वैलेंस शेल में रहते 2 अनपेयर 2 लोन पेयर। सल्फर की वैलेंसी 2 है तो 2 बॉन्ड बनानी चाहिए। ये बंदे ने बनाया 6 बॉन्ड, 6 बॉन्ड बनाया, इसका मतलब 4 बॉन्ड एडिशनल हो गई। इसका मतलब सल्फर की दोनों के दोनों लोन पेयर चली गई।
ये जो मैं कैलकुलेशन बता रहा ये अच्छे से लिख के रखो, क्योंकि ये कैलकुलेशन जिसका फास्ट आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसी की है। और ये छोटी छोटी चीजें अगर नहीं आएंगी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम तुम्हारे बस की बात नहीं रहेगी। और इसलिए ख्याल में रखना कि वैलेंसी, लोन पेयर, अनपेयर्ड, ये कैलकुलेशन सबसे पहले होना हमारे पास, और सिर्फ 20 एलिमेंट के, बाकी किसी के नहीं। तो अकॉर्डिंग टू दैट SF6 सल्फर इज द सेंट्रल एटम। सल्फर एटम ने वैलेंसी 2 है, 2 बॉन्ड बनाने चाहिए। पट्टी ने 6 बॉन्ड बनाए और 4 बॉन्ड एडिशनल बनाए। इसका मतलब सल्फर की दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस होगी। एक कैलकुलेशन। दूसरा, अब ये कंफर्म हो गया इसके बाद लोन पेयर है नहीं, क्योंकि उसने एडिशनल 4 बॉन्ड बनाए। अब टोटल बॉन्ड बनाए 6 बॉन्ड के हो गए 12 इलेक्ट्रॉन। तो सल्फर के वैलेंस शेल में यहां पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसलिए ये एक्सपांडेड ऑक्टेट कंपाउंड में आता है। जैसा ड्रॉ करना है तो सल्फर है, ये 2 अनपेयर्ड है और ये हमारी 2 लोन पेयर है। इसको थोड़ा मैं दूर दूर लिखता है, ये 2 लोन पेयर। तो एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और ये सब इनके पास 3 लोन पेयर है। और ये इलेक्ट्रॉन इसने लिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसने लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसने लिया, तो सारे इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए। और फिर सल्फर भी इनका एक इलेक्ट्रॉन खींचता है। और इसलिए यहाँ पे हो गए स्ट्रक्चर इस टाइप से। छह बॉन्ड के 12 इलेक्ट्रॉन, एंड दैट्स दिस इज द केस ऑफ एक्सपांडेड ऑक्टेट कंपाउंड। सो राइट ऑन दैट। हो गया, फटाफट ड्रॉ करो। ओके, अब तीसरा लिमिटेशन क्या हो गया? 2 डेफिनेशन। हाँ, एक्सपांडेड ऑक्टेट कंपाउंड की डेफिनेशन लिखता हूं पहले। राइट डाउन expanded octet compound. It is defined as a compound. It is defined as a compound in which central atom contain. It is defined as a compound in which central atom contain more than 8 electrons in its valence shell. In its valence shell. Okay. अब तीसरा लिमिटेशन देखते क्या है। सपोज मैंने यहां पे NaCl लिया और इधर ClCl लिया। अब आपको मालूम है कि यहां पे हमारा आयोनिक बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। हमने कहा है कि आयोनिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है, कोवेलेंट बॉन्ड वीक होता है। लेकिन यहां पे ऑक्टेट रूल में स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड के बारे में कोई डिस्कस नहीं किया गया कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, कौन सा बॉन्ड वीक होता है। इससे कोई लेना देना नहीं। अरे सिर्फ इतना बोला है उसने कि आपके मॉलिक्यूल में हर एक एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल, नहीं है तो अनस्टेबल। लेकिन उसमें स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड के बारे में कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया गया कि विच बॉन्ड इज स्ट्रांग एंड विच बॉन्ड इज वीक। तो यहां पे हमें मालूम है कि दिस इज स्ट्रांग, दिस इज वीक, बट नो वन कैन एक्सप्लेन अबाउट दिस इन ऑक्टेट रूल। तो नेक्स्ट लिखो उसमें, इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। It helps to explain the strength of the bond form. It helps to explain the strength of the bond form. Okay. तीसरा, जब एक बॉन्ड बनता है तो
तो यहां पे हमें मालूम है कि एनर्जी चेंजेस होते हैं, कहीं पर एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, जब बॉन्ड बनेगा तो वहां पे फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन होगा तो एनर्जी लॉस होती है। तो कौन से बॉन्ड बनाते हैं एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई, कौन से बॉन्ड बनाते हैं एनर्जी कम रिलीज हुई, इस एनर्जी के बारे में इसमें कुछ भी नहीं कहा गया। और इसलिए नेक्स्ट है इट फेल्स टू एक्सप्लेन द एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। राइट ऑन नेक्स्ट, इट फेल्स टू एक्सप्लेन, it fails to explain energy changes during the bond formation. It fails to explain the energy changes during the bond formation. Okay. और लास्ट में जैसे यहां पे हमने NH3 मॉलिक्यूल लिखा, CH4 लिखा, तो ये मॉलिक्यूल कैसे बने, क्या बने, एक बात की बात, लेकिन ये इनकी ज्योमेट्री कैसे, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये भी इसमें नहीं बताया। आज आप एक ही कि भाई तुम्हारे मॉलिक्यूल में हर एक एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल है, तो नहीं, एक ही नारा लगेगा बेटा, बट इट कैन नॉट एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। तो वो एक लिखता था उसमें, इट फेल्स टू एक्सप्लेन, it fails to explain the geometry of the molecule. It fails to explain the geometry of the molecules. तो इस तरीके से हमारा ऑक्टेट रूल पूरी तरह से खत्म हुआ। उसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एक्सपांडेड ऑक्टेट आपको पहचान देना चाहिए। इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, एक्सपांडेड ऑक्टेट हो, किसको पकड़ेंगे हम? सेंट्रल एटम को पकड़ेंगे, उसका ऑक्टेट चेक करेंगे, लेस देन 8 है कि मोर देन 8 है। लेस देन 8 है तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट, मोर देन 8 है तो एक्सपांडेड ऑक्टेट। तो इस तरीके से दिस इज ऑल अबाउट ऑक्टेट रूल। अब कल अपन नई थ्योरी चालू करेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, तो ये अच्छे से पढ़ो, जो मैंने ट्रिक दी इसको ध्यान में रखो। जैसे ये कैलकुलेशन के लिए ख्याल में रखना, कोई भी अगर अपने वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बनाता है तो कितने ज्यादा बॉन्ड बनाए उसके हिसाब से उसकी लोन पेयर लॉस करना है। एक बॉन्ड ज्यादा बनाया तो एक लोन पेयर गई, 2 बॉन्ड ज्यादा बनाए तो भी एक ही लोन पेयर गई, 3 बॉन्ड ज्यादा बनाए तो 2 लोन पेयर गई, 4 बॉन्ड ज्यादा बनाए तो 2 ले गई, 5 बॉन्ड ज्यादा बनाता है तो 3 लोन पेयर गई, 6 बॉन्ड ज्यादा बनाता है तो भी 3 ही लोन पेयर गई। तो ये हिसाब अच्छे से ध्यान में रखना, क्योंकि इसके हिसाब से खास कैलकुलेशन हो गया। ओके, तो थैंक यू, बाकी का कल देखते हैं।